नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जनरल पब्लिक, इसका तीसरा भाग। और इस भाग में हम डिस्कस करेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका क्या मतलब होता है ये हम समझेंगे। और कॉमन मैन, एज अ कॉमन इंडियन सिटीजन आपको ये क्यों पता होना चाहिए, लॉ के रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आइए हम शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जनरल पब्लिक, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो ये चैनल है, ये चैनल स्पेसिफिकली आपने देखा होगा कि इस पे स्पिरिचुअल कंटेंट ज्यादा आते हैं, भगवत गीता से रिलेटेड और दूसरे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनसे रिलेटेड बातें हम करते हैं। तो फिर बीच में ये कहाँ से आ गया, ये सारी चीजें भी मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जब अर्जुन को पूरा उपदेश दे दिया, तो उसके बाद ये नहीं कहा कि बस ये गीता का उपदेश लेकर के कहीं कोने में बैठ जाओ। उन्होंने कहा कि कर्म करो, अब लड़ो, इस संसार में जाकर के लड़ो। और जब आप संसार में लड़ने जाओगे तो आपको तीर चलाना आना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके पास आवश्यक जानकारी उस स्तर पे होनी चाहिए जो इस संसार के साथ जो कर्म व्यवहार है, जो एक्शन ओरिएंटेड आपका जो ट्रांजैक्शन है इस संसार के भीतर, उसका नॉलेज भी तो आपको एक बेसिक लेवल पे होना ही चाहिए। ठीक है? तो इसी वजह से केवल और केवल हम ये नहीं समझने जा रहे कि हम पूरा का पूरा स्क्रिप्चर समझ लें और सारी चीज़ें समझ लें और वो हम उसको ऐसे ही अपने पास रखे रहें, राइट? वो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए अच्छा है, बट द थिंग इज़ कि आप इस संसार में रह रहे हो, आपको कर्म भी करने ही पड़ेंगे। तो जब कर्म करने पड़ेंगे, तो कर्म कैसे करने हैं, उसके लिए नेसेसरी गाइडेंस आपको स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में मिल जाता है। लेकिन जो काम आपको करने पड़ेंगे, उन कामों को करने के लिए जो भी टेक्निकल इंट्रिकेसीज़ होती हैं, जो भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे लॉ कैसे काम करता है इंडिया का, इंडिया की हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, सो दैट आपका माइंड खुला रहे। जानकारी तो होनी चाहिए ना। जानकारी होने के बाद आप समस्या को समझ पाएँगे। समस्या को समझने के बाद आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, आपके पास इतिहास का ज्ञान होगा, आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान होगा, आपके पास आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, जो आपकी हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि इस सिचुएशन में ये जो प्रॉब्लम आई है, इसके पूरे के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को, इसके पूरे के पूरे एक्स वाई जेड जो कुछ भी इसके निटिग्रिटीज हैं वो मैं जानता हूं। तो इस कंडीशन में अब क्या डिसीजन लेना चाहिए मुझे, एज अ कॉमन इंडियन सिटीजन अगर मैं हूं तो मेरा क्या डिसीजन होना चाहिए, अगर मैं कोई अधिकारी हूं तो मेरा क्या डिसीजन होना चाहिए, मैं अगर कोई नेता हूं, कोई मंत्री हूं, कोई अधिकारी हूं, तो किस स्तर पर मुझे डिसीजन लेना चाहिए, वो आपको आध्यात्मिकता बता देगी। कर्मयोग आपको बता देगा कि अगर आप एक कॉमन मैन के स्तर पर हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? आपकी ज़िम्मेदारी एक कॉमन मैन की तरह ये नहीं बनती कि आप किसी भी अपराधी को पकड़ो और उसको पीटना शुरू कर दो। ये काम पुलिस का है, ये काम अथॉरिटीज़ का है, वो उनके कार्यक्षेत्र में आता है। लेकिन हर कोई व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र में है, अगर वो आध्यात्मिकता को जानता है, आध्यात्मिकता को समझता है और आध्यात्मिकता के माध्यम से उसने आध्यात्मिक राजनीति, आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक राजनीति ही कह सकते हैं उसे, आध्यात्मिक राजनीति जिसने समझी है, आध्यात्मिकता जिसने समझी है, डिसीजन मेकिंग पावर और जो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है जो डेवलप किया है, वो हेल्प करेगा इन सिचुएशंस में डिसीजन लेने में कि मेरे लेवल पे डिसीजन मैं क्या ले सकता हूँ। बट द थिंग इज कि जब आप डिसीजन लेने जाओगे तो आप हवा में थोड़ी ले लोगे। अगर मुझे पता ही ना हो कि जो प्रॉब्लम चल रही है आज की डेट में लोगों के बीच में, उस प्रॉब्लम का रूट क्या, कॉज क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे पॉलिटी क्या रही है, हमारे देश का संविधान क्या कहता है, हमारे देश में कौन से कानून के अंतर्गत, कौन से नियमों के अंतर्गत ये चीजें आज तक चलती चली आ रही हैं, क्या कहीं कोई फ्लॉ है, राइट? हम सीधे कुछ नहीं कह सकते कि अरे ये तो होना ही नहीं चाहिए, राइट? जैसे एक समय था जब भारत में लोग बच्चे के पैदा होने से पहले उसके लिंग की जांच करा लेते थे, लेकिन आज के समय में वो नहीं है, राइट? तो चीजों को समझ करके, जान करके कुछ चीजों में संशोधन भी करने पड़ते हैं और वो संशोधन करने का अधिकार हमें मिला हुआ है, हमारे संविधान में है। तो चीजों को संशोधित करने का अधिकार हमें मिला हुआ है। किसी भी कानून को संशोधित करने का अधिकार हमें संविधान ही देता है। ठीक है? तो ये सारी चीजें जब हमें पता होंगी तभी तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर हमें इतिहास पता ही ना हो तो आज के समय में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उन लड़ाइयों की जड़ तक जाने में और उन लड़ाइयों को सॉल्व करने के लिए जो आवश्यक अ, जो निर्णय लिए जाने चाहिए, वो निर्णय कैसे लिए जा सकेंगे? नहीं लिए जा सकेंगे। इसलिए ये जो बेसिक लेवल का नॉलेज है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से रिलेटेड है, इसको भी आप जानने की कोशिश कीजिए। मेरे इस चैनल पर ये वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, हालाँकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि आप सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, चीज़ों को जानने वाले लोग हैं, इतनी जानकारी आप रखते हैं। बट द थिंग इज़ कि पीछे क्या है न्यूज़ आइटम्स के? न्यूज़ के पीछे क्या है? कई बार पनवड़ियों की दुकान पे ऐसे-ऐसे वैज्ञानिक मिल जाते हैं, ऐसे-ऐसे अर्थशास्त्री मिल जाते हैं, ऐसे-ऐसे राजनेता मिल जाते हैं, ऐसे-ऐसे चाणक्य पनवड़ियों की दुकान पे भी मिल जाते हैं,
कि वो पता नहीं क्या ही सिंपल सा उपाय निकाल देते हैं। आपको लगता है हाँ यार सही तो बोल रहा है ये, क्या बात बोली है इसने, लेकिन उसके पीछे की जानकारी ना होने की वजह से, पॉलिटी का पता ना होने की वजह से, संविधान का पता ना होने की वजह से आपको लगता है कि नहीं यार ये सही बोल रहा था, हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, बड़ा गलत हो रहा है भारत देश में, ये सरकार पलट देनी चाहिए। सरकार पलट देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये आप सरकार की नीयत के आधार पे तय कर सकते हैं, लेकिन सरकार किन नियमों के आधार पर अपना काम करती है, क्या वो नियम सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, वो नियम पहले आपको जानना, एक इस स्तर पर जानना ज़रूरी है, जिस स्तर पर आपको एक ब्रॉड व्यू मिले, उस लॉ का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का। इसी वजह से ये वीडियोज़ मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ और हफ्ते में 1 या 2 वीडियोज़ ही आएँगे, ज़्यादा नहीं है। तो आध्यात्मिकता के साथ-साथ क्योंकि कर्म क्षेत्र में अगर हमें उतरना होगा तो निर्णय लेना पड़ेगा। हमारे पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि हम किन चीज़ों को जानें और उन चीज़ों को जानने के बाद कैसे निर्णय लें। निर्णय लेने में सहयोग करेगा, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा आपकी आध्यात्मिकता, लेकिन जो निर्णय लोगे, उसके लिए जो आवश्यक जानकारी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, वो जानकारी इन चीज़ों से आएगी, आपके सामान्य ज्ञान से आएगी, आपकी जनरल नॉलेज से आएगी। तो जनरल नॉलेज के केस में एक होता है कि खबरें जानना, दूसरा होता है कि उसके पीछे की कहानी जानना, उसके पीछे का फ्रेमवर्क जानना, चीज़ें ऐसी क्यों हैं, ये जानना। ठीक है? सबरीमाला मंदिर में अगर महिलाओं का प्रवेश रोका गया है, तो क्या ये अधिकारों की वजह से ऐसा किया गया? क्या महिला के अधिकारों को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया? बहुत लोगों को यही पता है कि महिला के अधिकारों को ध्यान में रख कर के ऐसा किया गया। दूसरी चीज़, ट्रिपल तलाक के लेकर के बहुत बात होती है। लोग कहते हैं ट्रिपल तलाक तो मोदी जी ने खत्म करा दिया और मोदी जी ने खत्म करा दिया और क्या किया कि मुसलमानों के साथ बड़ा ही वो किया है, उनके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप किया है। तो ये मूर्खता आपको भी सही लगने लगती होगी। क्यों? क्योंकि आपको इसके पीछे की कहानी ही नहीं पता है कि ट्रिपल तलाक खत्म नहीं हुआ है। ट्रिपल तलाक उसके वास्तविक रूप में बिल्कुल सही तरीके से अब फ़ॉलो किया जा सकता है। ठीक है? तलाक का जो सही प्रोसीजर है, उसको फ़ॉलो किया जा सकता है एज़ पर द जो इस्लामिक लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये दोनों चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये समझने में आपकी हेल्प करेगी कि व्हाट इज़ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर का मतलब होता है किसी आदमी को अगर गिरफ्तार करना है, तो गिरफ्तार करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं कि उसको 6 बजे से पहले गिरफ्तार करोगे, कि इसके बाद गिरफ्तार करोगे, कि 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने रखोगे, अगर लेडी है तो उसको 6 बजे से पहले या बाद में कब गिरफ्तार करोगे। ये सारे जो नियम बनाए गए हैं, क्या ये नियम पालन किए गए या नहीं? ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमारे यहाँ हुआ करता था। आज भी है, हमारे यहाँ आज भी है, पहले भी हुआ करता था, लेकिन अब एक चीज़ और जुड़ गई है, वो जुड़ गई है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन दोनों का अंतर हम समझेंगे। तो जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, वो क्या होता था कि जो नियम बनाया गया है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए या किसी से कोई किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करने के लिए, तो उस कार्रवाई को करने के लिए जो आवश्यक स्टेप्स हैं, जो नेसेसरी स्टेप्स हैं, वो एज़ पर रूल बुक फॉलो किए गए हैं या नहीं? जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, तो वो पेश किया गया या नहीं किया गया? इसकी बात की जाती है। तो अगर ये किया गया है, तो प्रोसीजर आपने सही फॉलो किया है। ठीक है? कानून क्या है? वो कानून के हिसाब से गिरफ्तारी हुई है और ये माना जाता है कि हाँ, कानून के हिसाब से जो नियम बना है, वो गिरफ्तारी की गई है और जो गिरफ्तारी की गई है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ सही है या नहीं, ठीक है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ सही है या नहीं? हिरासत में लेने के बाद प्रोसीजर सही से फॉलो किया गया है या हिरासत में लेने के लिए प्रोसीजर सही से फॉलो किया गया है या नहीं? ये चीज़ बस देखी जाती थी। कब तक? 1977 तक, जब 1978 तक, जब तक मेनका गांधी जी का केस नहीं आया था। जी हाँ, ये वही मेनका गांधी हैं, जो कि इंदिरा गांधी जी की डॉटर इन लॉ रही हैं। ठीक है, आज भी हैं। तो डॉटर इन लॉ जो थी मेनका गांधी जी, ये एक जर्नलिस्ट थी और इनका जो पासपोर्ट था एज़ पर पासपोर्ट एक्ट 1967 का एक पासपोर्ट एक्ट है। उस पासपोर्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर सरकार को ये लगता है, अथॉरिटीज़ को ये लगता है कि कोई व्यक्ति किसी तरह की हानि कर सकता है और हानि करने के बाद देश से भाग सकता है, तो उस व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। ये 1967 के पासपोर्ट एक्ट में था। तो 1967 के पासपोर्ट एक्ट में जो कुछ भी था, उसके अकॉर्डिंग मेनका गांधी जी के पास एक लेटर आता है, उनसे कहा जाता है कि आपको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो उन्होंने पूछा, मेनका गांधी जी ने पूछा कि भाई ये बताओ कि किस लिए मेरा पासपोर्ट ले रहे हो? पब्लिक इंटरेस्ट में कह तो दिया तुमने, लेकिन रीज़न तो बताओ कि मैं ऐसा कर क्या रही हूँ, जिसकी वजह से तुम मेरा पासपोर्ट जब्त कर रहे हो? मुझे तो ऐसा कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा। तुम क्यों जब्त कर रहे हो मेरा मैंने मेरे साथ ऐसी क्या गड़बड़ है जो कि तुम मेरा पासपोर्ट जब्त कर रहे हो? ये बातें उन्होंने पूछी और उन्होंने देखा कि यार मेरे को जवाब नहीं मिल रहा। उनको जवाब कोई दे नहीं रहा था। उन्होंने सीधे-सीधे जो है पूछा कि मेरे को जवाब दो कि क्यों? किस वजह से मेरा पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है? क्यों मेरा सरेंडर करना है मुझे पासपोर्ट? तो इस बात का जवाब जो है अथॉरिटीज़ नहीं दे रही थी।
उन्होंने कहा कि नहीं, ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ नियम लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है तो आप पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। तो तुम्हें लगता है, ये तो बड़ा मनमाना है ना यार, तुम्हें कभी भी लग सकता है। तुम राजनीति से प्रेरित हो सकते हो, तुम किसी और वजह से प्रेरित हो सकते हो, तुम अथॉरिटी हो, तुम पावर हो, तो तुम कभी भी मनमाने ढंग से कोई भी अगर तुम्हारे विरोध में बोल रहा है या फिर तुम्हें लग रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अपने यूज कर रहा है, कुछ ज्यादा ही यूज कर रहा है, तो तुम एक काम करो कि भैया उसका पासपोर्ट बिना बताए जब्त कर लो, अकारण ही उसको जब्त कर लो तुम उसके पासपोर्ट को। ये चीज जो है मेनका गांधी जी के सामने आई। तो मेनका गांधी जी ने इस चीज को समझा, उनके वकील ने समझा, और उनके वकील ने देखा कि आर्टिकल नंबर 14, 19 और 21, ये तीन आर्टिकल हैं भारत के संविधान में, ये तीन अनुच्छेद हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि मूल अधिकार हैं, और जो डीपीएसपी है, ये दोनों चीजें हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, और ये दोनों चीजें हमें पूरे डिटेल में जाननी भी चाहिए। ठीक है, एज अ कॉमन इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो हुआ क्या कि मेनका गांधी जी के वकील ने देखा कि यार इनका जो आर्टिकल नंबर 14 के हिसाब से न्याय के लिए सबको समानता होनी चाहिए, सबको समान न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। 19 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश में, देश के भीतर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होगी। ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये आर्टिकल नंबर 19A में लिखी हुई है, इसका उल्लंघन हो रहा है। देश के बाहर भी जाने की स्वतंत्रता है, राइट, इन सब चीजों का उल्लंघन हो रहा है। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 21, लाइफ जीना, अपनी जिंदगी जीना विथ चॉइस एंड डिग्निटी, एक डिग्निटी के साथ जीना, ये भी आपका अधिकार है। ये आर्टिकल नंबर 21 में आता है। तो अगर आपने मेरा पासपोर्ट ले लिया, मुझे बता नहीं रहे कि रीजन क्या है, तो आपने मेरी डिग्निटी भी तो हर्ट की है। ये तीन चीजें दिखाई दी वकील को, जो कि मेनका गांधी जी के एडवोकेट थे, और उन्होंने क्या किया, एज पर दी आर्टिकल नंबर 32, एक आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 भारत के संविधान का, जो ये कहता है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां पे रिट दायर कर सकते हैं, जनहित याचिका जिसको कहते हैं, वहां जाकर के दायर कर सकते हैं। तो इनके वकील ने वो जनहित याचिका, एक जो आर्टिकल नंबर 32 है उसके लेकर के वो जो है डाल दी कि इनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इनका पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है, लेकिन इनको बताया नहीं जा रहा कि क्यों जो है इनका पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है। तो ये चीज चैलेंज की गई आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग, कहाँ पे, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को देखा, समझा। उन्होंने बोला कि देखो यार, कोई भी अथॉरिटी एज पर आज का जो लॉ है, आज का जो कानून है, कोई भी अथॉरिटी उस लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रीजन बताने के लिए मजबूर नहीं है। ठीक है, जो कानून बनाया गया है पासपोर्ट एक्ट, उसके हिसाब से ये आर्बिट्रेरी ही है कि भाई आप जो है मतलब आर्बिट्रेरी, सीधे ऐसी बात नहीं बोली कि हाँ आर्बिट्रेरी है, उन्होंने ये बोला कि एज पर लॉ जो बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग यही है कि मजबूर नहीं है अथॉरिटी ये बताने के लिए कि तुम्हारा पासपोर्ट क्यों लिया जा रहा है। ठीक है, केवल और केवल हम जिस चीज पे ध्यान देते हैं वो चीज क्या है, कि सही से आपका पासपोर्ट अगर सरेंडर करवाया गया तो सही से प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं। तो प्रोसेस सही से फॉलो हुआ, आपको जानकारी दी गई, आपको बुलाया गया, आपसे पासपोर्ट सरेंडर करवा लिया गया, आपसे यह बताया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपका पासपोर्ट लिया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा किया मैंने कि मेरा पासपोर्ट लिया जा रहा है, क्या ऐसा किया मैंने जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है? ये बात तो मेनका गांधी जी ने पूछी कि मुझे पता ही नहीं चली। वकील, उनके वकील ने भी ये बात पूछी। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पहले भी एक केस आ चुका था, सबसे लास्ट में उस केस का नाम मैंने लिखा है, उसका नाम है द एके गोपालन केस। एके गोपालन केस में भी यही हुआ था कि इस केस में यही बताया गया था, यही डिसीजन आया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि कानून अपने आप में कितना सही है, इसकी चिंता नहीं करनी है। कानून बन गया है तो वो सही ही है। ठीक है, अब केवल ये देखना है कि जो प्रोसीजर है, यानी जो आप ये कह सकते हैं, जो एक प्रोसीजर का मतलब होता है एक क्रिया विधि को फॉलो करना, एक प्रॉपर मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो करना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, उसको प्रोसीजर में गिना जाता है। तो वो प्रोसीजर सही से फॉलो किए गए या नहीं, बस इतना ही देखना। ये एक गोपालन केस में भी हो रखा था। लेकिन इस केस के बाद सामने ये आया, वकील ने ये कहा मेनका गांधी जी की कि देखिए ये चीज सही नहीं है, ये हमारे देश के लोगों के, सामान्य नागरिक के मौलिक अधिकारों की बात है। ये आर्टिकल नंबर 21, 14 और 19 की बात है, जहां पे हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को न्याय के समक्ष समानता का अधिकार है, और हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं। तो अगर कोई लॉ, कानून ऐसा कर रहा है कि
इनमें से किसी भी एक चीज को वायलेट कर रहा है, राइट, तो उस केस में हमें जो भी लॉ बना है उस लॉ को थोड़ा ब्रॉडली इंटरप्रेट करना पड़ेगा। और जो हमारा ये सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो लॉ को इंटरप्रेट कर सके, कानून का, संविधान का एक व्याख्या कर सके। उस संविधान की व्याख्या के बाद अगर उसको लगता है कि हाँ कुछ चेंज करना पड़ेगा संविधान में, या फिर हमें कानून में कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो वो उस चेंज को करती है। ठीक है? तो उन्होंने देखा कि ठीक है, बढ़िया है कि प्रोसीजर आप फॉलो करते हो। किसी आदमी को गिरफ्तार करना है, प्रोसीजर फॉलो करते हो, या किसी आदमी का पासपोर्ट लेना है, प्रोसीजर फॉलो करते हो, लेटर भेजा, पासपोर्ट ले आओ, ले आया, सब खत्म। लेकिन केवल इतना काफी नहीं है। बात यह है कि ये उसकी स्वतंत्रता, ये उसकी राइट टू लाइफ विथ चॉइस एंड डिग्निटी, यानी डिग्निटी यानी सम्मान के साथ जीने का अधिकार। अगर आपने किसी का पासपोर्ट ऐसे ही छीन लिया कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट में हम ले रहे हैं, और वो एक सम्मानित व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति भी अगर हो, तो भी एक तरीके से एक उसका अपने जो है डिग्निटी से जीने का अधिकार अगर देखा जाए तो छीन लिया ना। आसपास के लोग या जो भी उसे जानने वाले हैं, अगर आप अपने बारे में ही सोचें कि मुझसे मेरा पासपोर्ट ले लिया जाए और कहा जाए कि तुझे नहीं बताएंगे कि क्यों तुझसे लिया गया, लेकिन लोगों को तो पता लग गया ना कि इसका पासपोर्ट लिया गया है, लोगों की नजर में मेरी इमेज बिगड़ सकती है। पता नहीं इसने क्या ऐसा काम किया होगा, राइट, कि इससे इसका पासपोर्ट लिया गया है, सरकार ने पासपोर्ट लिया है, ऐसे तो लिया नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ होगा। तो मेरी समाज में छवि धूमिल हो जाएगी। देखा जाए तो ये मेरी जो है राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी को हर्ट कर रहा है, राइट। उस समय मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार भी थी, ठीक है, और उस समय बहुत से ऐसे चीजें हो भी रही थी, कि आपका जो है ये भी केस आया था, आपका केशवानंद भारती केस भी आया था। तो इस तरह की चीजें बहुत हुई थी जहां पर जुडिशरी और सरकार के बीच में थोड़ा सा ना तनातनी चल रही थी। तो ये कुछ वैसा ही एक केस है, तनातनी वाला, सरकार और जुडिशरी के बीच में। तो जुडिशरी ने कहा कि नहीं, बात ये सही है कि आप जो है किसी को, अगर आप कोई प्रोसीजर फॉलो भी कर रहे हैं और किसी को सही तरीके से गिरफ्तार भी किया है, या किसी से कोई पासपोर्ट उसका जब्त भी किया है, या उससे पासपोर्ट लिया भी है, तो सिर्फ इतना कह देना कि नहीं पब्लिक इंटरेस्ट में हम आपका ये पासपोर्ट ले रहे हैं, सिर्फ इतना काफी नहीं है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन एक तरीके से यहाँ पर हो रहा है। उसकी लाइफ जो वो जी रहा है विथ चॉइस एंड डिग्निटी, यानी अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए, समाज के बीच में अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए, अपने संपूर्ण स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए जो जीने का उसको अधिकार है, उस पर ये चोट कर रहा है कहीं न कहीं। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ न कुछ हमें चेंज करना चाहिए, राइट? तो इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करने बैठी, और इस पर विचार करने के बाद जो है, जो चीज़ सामने आई, वो क्या थी? वो ये थी कि आज के बाद से केवल और केवल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं, बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि कानून अपने आप में सही है या नहीं, क्या ये कानून जो बनाया गया है, क्या ये अपने आप में मौलिक अधिकारों को संरक्षण दे पा रहा है या नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाएगा, इसका भी इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। ये चीज लेकर के आया कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो किया जाएगा इन प्रैक्टिस। यानी कभी भी किसी लॉ के बारे में अगर इस तरह का प्रश्न उठता है, संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न उठता है जो आम आदमी को मिले हुए हैं, तो उस केस में कोर्ट को यह अधिकार होगा, और कोर्ट इस अधिकार का पूरा इस्तेमाल करेगी कि वो उस लॉ को इंटरप्रेट करे कि कहीं ये आम आदमी के अधिकारों को कम तो नहीं कर रहा, या उसको छीन तो नहीं रहा। इसलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अब प्रैक्टिस में आ चुका है, जिसको आप एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आज के टाइम में ये होता है ना, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी करता है कि हाँ यार ये लॉ तुम्हारा सही नहीं लग रहा, किसी ने पिटीशन डाल दी तो उस लॉ को इंटरप्रेट करने बैठ जाता है, राइट। ये वही अधिकार है कि कहीं किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत ही आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इसको कहीं संविधान में मेंशन नहीं किया गया, कहीं लिखा नहीं गया, ये अलिखित नियम है। लेकिन ये भारत के अंदर जुडिशरी में प्रैक्टिस में है, ठीक है। तो ये तब से आया जब से मेनका गांधी वाला केस आया। तो मेनका गांधी वाला जो केस था, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था जो भारत सरकार, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया, जहां से फिर न्याय को लेकर के कानून की व्याख्या की परिभाषा, कानून की व्याख्या की जो विधि है, या कानून की व्याख्या का जो मॉडस ऑपरेंडी है, वो बदल दिया गया, वो बदल गया। इसको थोड़ा और रेशनल बनाया गया, सो दैट लोगों के मौलिक अधिकारों को और ज्यादा सुरक्षित किया जा सके,
इस बात को इंश्योर किया जा सके कि कहीं कोई लॉ ऐसा तो नहीं है कि केवल प्रोसीजर फॉलो करने से वो अन्याय कर रहा हो और व्यक्ति को उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार से वंचित कर रहा हो या फिर उसकी डिग्निटी को हर्ट कर रहा हो। ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर कोई मुझसे मेरे घर आए पुलिस और मेरा पासपोर्ट ले जाए और कहे कि तुम कहीं नहीं जाओगे और मुझे ना बताए कि क्यों, बिल्कुल ना बताएगा, नहीं बस हमें ऐसा लग रहा है, तो ये तो बड़ा आर्बिट्रेरी हुआ। लेकिन अगर वो ये बताए कि फलां-फलां जगह पे कोई दुर्घटना हुई है, वहाँ पे किसी ने किसी को जो है लूटा है, मारा है, कुछ भी किया है, हमें आपका उसमें हाथ लग रहा है, इसलिए आप पुलिस का सहयोग करें, इसलिए हम आपका पासपोर्ट, आपकी सारी चीज़ें हमसे ले रहे हैं, जब तक कि ये जाँच चलेगी तब तक आप हमारा सहयोग करें और तब तक ये चीज़ें हमारे पास रहेंगी। तो ये मुझे बताया गया, ये जानने का मुझे हक था। ठीक है, ऐसा सचमुच में नहीं हुआ, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कुछ करा हुआ है मैंने। तो ये मेरा जानने का हक था, ये हक अब जो है आपको मिल चुका है। पहले क्या होता था पासपोर्ट ले लिया, नहीं हम नहीं बताएँगे पासपोर्ट क्यों ले लिया तुम्हारा। बस पब्लिक इंटरेस्ट में है और हमारे पास नियम है कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर लगता है कि भैया तुम्हारा पासपोर्ट लिया जाना चाहिए तो ले लिया। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में क्यों लगा? क्या बिगाड़ रहा हूँ मैं पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा? ये मेनका गांधी जी को जवाब नहीं मिल रहा था। ठीक है? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कानून अपने आप में सही है या नहीं, ये 1978 से पहले नहीं देखा जाता था। 1978 के बाद मेनका गांधी जी के केस के आने के बाद ये चीज देखी जाने लगी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी ध्यान में रखा जाने लगा और आज भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को बहुत ही तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। अभी वक्फ बिल को लेकर के आप देख रहे होंगे, वहां पर भी कुछ ऐसा ही मामला है। कानून तो बन गया लेकिन प्रोसीजर भी सेट हो गया, प्रोसीजर भी बन गया कि ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे जमीन मिलेगी, वैसे वैसे जमीन नहीं मिलेगी, ऐसे ऐसे ले ली जाएगी, ऐसे ऐसे कागज दिखाने पड़ेंगे। ये सारी चीजें वहां पे ऐड कर दी गई, प्रोसीजर स्टेब्लिश कर दिया गया। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि नहीं कानून जो है ठीक नहीं है और ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। मौलिक अधिकार कौन से? किसी की भी जमीन को हड़प लेने का, कहीं पर भी उंगली रख दी तो वो मेरा है। ये जो अधिकार उनको लग रहा है कि हाँ ये हमारा अधिकार है, कहीं भी किसी भी चीज को हम कह देंगे हमारी है तो हमारी हो जाएगी। तो ये जो अधिकार है ना, इस अधिकार को लेकर के कि हाँ ये वाकई में वो अपना अधिकार समझते हैं कि हाँ कहीं भी अपनी उंगली रख देंगे ना तो हो जाए। लाल किला पे उंगली रख देंगे, लाल किला में हो जाए। अरे पार्लियामेंट पे रखी थी उंगली उन्होंने भैया, पार्लियामेंट को कह दिया था कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो उनका ये जो अधिकार है या फिर ये कह लीजिए दुराग्रहपूर्ण अधिकार, जिसको वो दुराग्रहपूर्ण जो अधिकार उनको लग रहा है, ये जो दुराग्रह लग रहा है, उसी चीज को वो चैलेंज कर रहे हैं। जब चैलेंज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये आम आदमी का अधिकार है कि उसको अगर लगता है कि उसके ऊपर कुछ गलत हो रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो उसका इंटरप्रिटेशन के लिए जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास। बाकी सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो डांट के भगा दे या फिर वो कहे कि तुम फालतू की क्यों लेकर के आ गए हो। भाई अगर कोई चीज बहुत ही नॉनसेंस टाइप की है तो भगा ही देंगे ना। ठीक है, वो तो बोल ही देंगे कि भाई क्या लेकर के आ गए हो, तुम्हें क्या कानून का पता नहीं है। और अगर वाकई में कोई कानूनी दांव पेच उसमें दिखाई देता है, कोई कानूनी उसमें उलझन दिखाई देती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे स्वीकार करता है और उसके बाद उस पर अपना फैसला देता है। ठीक है, तो अगर आप बेकार की चीज करोगे तो आप, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वैश हो जाता है, तुरंत ही पहुंचते ही पिटीशन को आ जाता है कि ये कोई पिटीशन है। कई बार ऐसा भी होता है, केस एक्सेप्ट नहीं होता। तो वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो कैसे क्या करेगा, वो उसके हाथ में है। ठीक है, उसको पूरा अधिकार है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कब से आया और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या था और ये जरूरी क्यों था। ठीक है, अब कोई चीज जरूरी होती है तो उसका मिसयूज भी होना शुरू हो जाता है। अगर उसके लिए कानून बन जाए, अगर भारत में कोई कानून बनता है तो उसके यूज से ज्यादा मिसयूज शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सब बात की बातें हैं, वो सब आप देखते रहिएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, जो चीजें आपको जाननी चाहिए उनमें से एक चीज ये भी है कि भारत के भीतर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इन दोनों का इतिहास क्या रहा है और आज के समय में आप किस युग में जी रहे हैं। ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इम्पोर्टेंट है और आप उसको लेकर के कभी भी चैलेंज कर सकते हैं कि मुझे कानून ही अपने आप में सही नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।